हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज आपको क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन 6th सेम सिविल इंजीनियरिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आप कुछ लेक्चर दूंगा। वो लेक्चर में जो स्टेप हमारे अभी जो डिटेल सिलेबस में रह गए थे सेकंड चैप्टर के, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें जो हमने इससे पहले देखा था वो था रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट में मैंने आपको बताया था कि रिवीज़न वर्क करते हैं। कहीं कोई क्वांटिटी यदि बढ़ रही है या रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेबर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, मटेरियल के रेट कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाते हैं। जहाँ तक काम पूरा हो चुका है उसमें और एडिशनल बात काम के मध्य में ही बनाया गया एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक नई बात आती है जिसमें हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का मतलब तात्पर्य ये है कि जो भी एक्स्ट्रा काम, जैसे कार्य हो रहा है और कार्य होते होते किसी स्ट्रक्चर में सर्वेयर को या इंजीनियर्स को या पब्लिक की डिमांड पर किसी कार्य में कोई ढांचे में कोई बदलाव करना पड़ रहा है, वो बदलाव ही या उस अतिरिक्त नक्शे की तैयारी करना या उसका अलग से कुछ चीज़ों को जोड़ना, वो उसके सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब कुछ मूल तत्वों को अलग से जोड़ना, उसके बारे में उसको एस्टीमेट करना, उसका आकलन करना कि कौन सा पार्ट इसमें जोड़ा गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी, और उसके बारे में उसका मेज़रमेंट लेते हुए, उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हुए, रिवाइज रेट को कैलकुलेट करते हुए उस पार्ट को जो पुराना एस्टीमेट है उस एस्टीमेट में ऐड करना ही सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात समझने वाली है कि जो डिफरेंस बिटवीन रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री में ये है। रिवाइज्ड में तो एक बात आप केवल ध्यान रखिए कि यदि केवल जो लेबर रेट है, मटेरियल रेट है या कुछ चीज़ों का अतिरिक्त चीज़ें हम उसमें देनी पड़ रही हैं, जैसे मान लीजिए हमने उसमें प्रोवाइड किया गया था, बार जो प्रोवाइड किए गए थे वो अब किसी इंजीनियर की वजह से या सुपरवाइज़र की वजह से या डिज़ाइनिंग की कमी की वजह से जो उसमें एडिशन किया जा रहा है और उसके रेटों को बढ़ाया या कम किया जा रहा है, क्योंकि मटेरियल रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यदि कम या ज़्यादा किया जा रहा है तो वो रेट को हमसे जो एस्टीमेट में आएगा वो कहलाएगा रिवाइज्ड एस्टीमेट। जबकि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में क्या है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में कुछ न्यू वर्क, मान लीजिए आपने कुछ न्यू वर्क ऐड किया और उसका एस्टीमेट कैलकुलेट किया, दैट इज नॉट एज सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। यहाँ पर जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड में जो आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ रेट के कारण रिवीजन किया गया एस्टीमेट का, आकलन का, और सप्लीमेंट्री में न्यू वर्क को ऐड किया गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद इसमें आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसा इसके नाम से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि एक ऐसा एस्टीमेट जब किसी चीज़, बिल्डिंग का या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का हम रिपेयर कर रहे हैं या उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। यहाँ पर ये समझना है कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, बनने के बाद में हर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल जो भी उसमें कहीं कोई क्रैक्स आ रहे हैं या उसकी साफ़ सफाई करनी है या उसके फाउंडेशन में कहीं कोई कमी आ रही है, तो उन सारी चीज़ों का एस्टीमेट करना रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। जैसे कि
ये लेकिन होता वही है निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद, और सेवा का जो समय होता है, जो उस स्ट्रक्चर का जितना टाइम वर्क जो मतलब अपनी सर्विस को देने का है, उस सर्विस के दौरान कहीं कोई क्रैक्स डेवलप हो रहा है, मान लीजिए रोड है, फ्लाईओवर ब्रिज है, और फ्लाईओवर या ब्रिजेज हैं या रेलवे ट्रैक है, यदि उसमें कहीं कोई ड्यूरिंग उसकी प्रोग्रेस जब वर्क चल रहा है, उसमें कोई सब चीज़ें चल रही, मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट के कारण उसमें कहीं कोई क्रैक्स आ जाते हैं, या उसकी कहीं कोई फाउंडेशन में कहीं कोई कमी आ जाती है, या क्या कहते हैं इसके जो कहीं उसमें शोरा या लोना कहीं लग रहा है, शोरा या लोना मतलब उसमें पानी सीलन आ रही है, और सीलन जब उड़ जाती है, जब हट जाती है सीलन, तो वहाँ पर शीरा या लोना रहता है, तो उसको साफ़ सफाई करने के लिए या उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को दोबारा से अपने मजबूती प्रदान करने के लिए जो एस्टीमेट बनाए जाते हैं, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका प्रोविज़न फॉर ओवरहेड्स इन एस्टीमेट। एस्टीमेट जब हम किसी भवन का या स्ट्रक्चर का करते हैं, तो उसमें कुछ अदर हेड्स काम के दरों को बढ़ाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हमको उसमें प्रोविज़न देना ही है, देना है, जिसके आधार पर उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। प्रोविज़न और फॉर ओवरहेड्स इन एस्टीमेट, आकलन जो हमने कर लिया, अब उस करे हुए आकलन में कौन कौन से प्रोविज़न प्रोवाइड और करे जाएंगे, जैसा कि आता है, पहले आप देखिए इसमें पहला टॉपिक है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब उसके पूरे जब हम कार्य कर रहे होते हैं, तो कार्य करते समय कुछ ऊपर के खर्चे होते हैं। ऊपर के खर्चों में जो भी कार्य छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि हमें वो करने पड़ जाते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि कहीं कोई अधिकारी आ रहे हैं, उनको उस प्रोजेक्ट को दिखवाना है, तो उस प्रोजेक्ट को दिखवाने के लिए उनको समझाने के लिए कुछ व्यय करने पड़ जाते हैं, या किसी चीज़ के लिए जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है कि हमें उसमें कुछ फॉर्म वर्क और देना पड़ रहा है, कुछ स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त खर्चे, इसे आप ये मान कह सकते हैं, अतिरिक्त खर्चों को कंटिजेंसी कहा जाता है, और वो 3 से 5% के बीच में होता है। दूसरा आता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है जैसे हमने उस काम करने के दौरान बिजली की ठीक करने के लिए कोई लेबर रखा हुआ है, या कोई चौकीदार रखा हुआ है, पानी को तराई करने के लिए अलग से कुछ हमने प्रोविज़न किया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कोई मटेरियल दूर उतरा हुआ है, और उस दूर उतरे हुए मटेरियल को साइट वर्क तक पहुंचाने के लिए हमें अतिरिक्त लेबर की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये सारे काम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसको वर्क चार्ज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपने किसी आदमी को हायर किया, उससे और काम कराया, और जब आपका काम पूर्ण हो गया उसको हटा दिया, तो वो कहलाता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इसको 1.5 से 2% तक हम उसमें आकलन में बढ़ाते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं टीएनपी। टीएनपी का मतलब टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी हम 1 से 1.5% तक एस्टीमेट को बढ़ाते हैं। टूल्स एंड प्लांट्स में आपके टूल्स में आ जाते हैं फावड़ा है, तसला है, गैती है, पाइप है, और प्लांट्स में जैसे मिक्सचर है, वाइब्रेटर है, ये सारे प्लांट्स में आ जाते हैं, जिनका खर्चा अलग से हम इसमें ऐड करते हैं, तो 1 से 1.5% तक वो होता है। इसके अलावा चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वाटर चार्जेस, सीवर लाइन है, पाइप लाइन है, इन सब के लिए हमको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। बिजली को हमें देना है, पानी के लिए देना है, सीवर कनेक्शन देना है, पानी जो हमने लिया हुआ है उसको कनेक्शन के लिए देना है। ये 20% तक चार्जेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसमें आते हैं अदर प्रोविज़न। अदर प्रोविज़न में हम कुछ नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि जो काम आपका चल रहा है, स्ट्रक्चर वर्क बन रहा है, उसका सर्वे होना है,
या ये कहिए कि जो प्लॉट था, प्लॉट की साफ़ सफाई भी साथ के साथ होनी है, ठीक है। या ये कहिए कि कोई पानी भर गया, या कहीं हमें कोई उस अपनी बाउंड्री वॉल को प्रोटेक्ट करना है। तो इन सारे प्रोविज़न, जो अतिरिक्त प्रोविज़न होते हैं, जो कि हमारे जिस समय हम एस्टीमेट बना रहे होते हैं उस समय वो नहीं होते हैं, लेकिन जब साइट पे जाते हैं तो उन सब चीज़ों की हमें अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, और वो प्रोविज़न हम दे सकते हैं 15% तक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है आपका छठा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ये सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा। जिस भी ठेकेदार को हम काम देते हैं, जो हमने रेट लगाया है, वो ठेकेदार को कम से कम हमारा 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये भी एक ओवरहेड्स में आता है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल चार्जेस। अब मान लीजिए कि ठेकेदार को जो काम, मान लीजिए एक संस्था है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट है। अब आपका इंस्टीट्यूट उस काम को डायरेक्ट नहीं करा रहा, उस काम को कराने के लिए उसने किसी डिपार्टमेंट को काम सौंपा, एक पार्टी, दूसरा पार्टी हो गई आपकी डिपार्टमेंट, और तीसरी पार्टी हो गई आपके कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो दूसरी पार्टी है, जो तीसरा प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर का, जिसे आपने 10% ऐड किया, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उस कार्य को लिया, वो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्राइवेट हो सकता है, उसने लिया, तो इसको आप 10 से 15% तक चार्जेस, इसमें डिपार्टमेंटल चार्जेस हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एक तो कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर ने फिर अपना वर्क तीसरे व्यक्ति को दिया, तो उस केस में भी हम एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। अगला इसमें टॉपिक है प्रीमियम, अपडेट ऑफ रेट्स। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, प्रीमियम का मतलब यह है कि कोई चीज़ रह गई, कोई चीज़ छूट गई, और उसके बाद हमें उसको बाद में करना पड़ रहा है या अपग्रेड करने पड़ रहे हैं, तो उस चीज़ में अपग्रेडिंग में अपडेट ऑफ रेट्स हम कर सकते हैं। इसमें दोनों ही बातें हैं, कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है, तो अपग्रेडिंग होगी, और यदि कोई चीज़ हमारी ज़्यादा बन गई है, ज़्यादा दे दी गई है, उसको हमें कम करना होता है, तो ये कहलाता है प्रीमियम ओवरहेड्स। प्रीमियम ओवरहेड्स में किसी भी स्ट्रक्चर को कम या ज़्यादा करने पे जो उसमें चीज़ें जुड़ती हैं या कम की जाती हैं, वो प्रीमियम के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम यदि समझें तो ओवरहेड्स ऑफ एस्टीमेट के, इसमें कंटिजेंसी है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है, T&P, इलेक्ट्रिक, वाटर, सीवर, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, अदर प्रोविजंस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल चार्जेस, प्रीमियम। ये वो ओवरहेड्स हैं जो किसी एस्टीमेट को बनाने के बाद में हम उसमें ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज भी ऐड किया जा सकता है, और इसकी अनुमानित लागत में जोड़ा जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। किसी भी एस्टीमेट को कितने स्टेज में प्रिपेयर किया जाता है? बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं जो एस्टीमेट प्रिपरेशन है। इसको 3 स्टेजेस में प्रिपेयर किया जाता है। पहली स्टेज है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट। आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास डिटेल ड्राइंग होनी चाहिए। डिटेल ड्राइंग में के साथ साथ स्पेसिफिकेशन, विशिष्टियाँ, उस कार्य करने की विशिष्टियाँ, डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तब हम उस ड्राइंग से उसका मापन करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हर आइटम का मापन करना पहला एस्टीमेट का फर्स्ट स्टेज है। यदि हम कहें कि प्रिपरेशन ऑफ स्टेजेस क्या है, तो फर्स्ट स्टेज कहलाएगी मेजरमेंट, मापन करना। और मापन किससे किया जाएगा? डिटेल ड्राइंग प्लस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हम किसी भी आइटम ऑफ वर्क जो सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, उसकी डिटेल
मेजरमेंट, उसको मापन करके उसका मेजरमेंट को नोट करना, नोट डाउन करना, ये पहली स्थिति है किसी भी एस्टीमेट को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें तो अब आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। दूसरी चीज आता है जो हमने मेजरमेंट किए, मान लीजिए आपने लेंथ, विड्थ एंड हाइट और डेप्थ, इन चीज़ों को हर वर्क ऑफ आइटम के मापन करके रख लिया। केवल मापन करके रखना ही पहली स्टेज है, और अब उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हुए क्वांटिटी कैलकुलेट करना उस यूनिट के अंतर्गत। जैसे कि आरसीसी का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब, तो जब आपने आरसीसी को लेंथ, विड्थ, डेप्थ और हाइट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकाली तो वो मीटर क्यूब में आई। तो पहली चीज़ उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट मापन करना, और दूसरी चीज़ उसको मल्टीप्लाई करके उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, जितनी भी जगह पूरे स्ट्रक्चर में क्वांटिटी लगी हुई है उन सभी को ऐड करना। जैसे आरसीसी की क्वांटिटी यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले आरसीसी हमारी जो लगती है, यदि बिल्डिंग वर्क पे हम जाते हैं तो लिंटल अर्थात डोर विंडोज़ के ऊपर जो लिंटल लगता है वो आरसीसी का होता है, जो सनशेड होते हैं वो आरसीसी के होते हैं। इसके ऊपर आ जाइए तो आपको जो स्लैब है, छत है, वो आरसीसी की होती है। तो दो जगह पर या ये कहिए 3 जगह पर हमें किसी बिल्डिंग में आरसीसी प्राप्त होती है। जैसे कि लिंटल हो गया, सनशेड हो गया, आरसीसी की स्लैब हो गई, और यदि स्टेयर केसेस हैं और स्टेयर केस भी आरसीसी के बने हुए हैं, या स्टेयर केस की जो स्लैब है वो आरसीसी की बनी हुई है, तो उन सभी क्वांटिटीज़ को अलग अलग कैलकुलेट करके एक जगह एकत्रित करना, ये दूसरी स्टेज कहलाती है। अब जैसे कि ब्रिक वर्क है किसी बिल्डिंग के अंतर्गत, तो ब्रिक वर्क फाउंडेशन में हो गया, वो अलग हो गया, उसका रेट भी अलग होगा, उसका मापन भी अलग होगा। अब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है, उसका रेट अलग होगा, उसका मापन अलग होगा। तो वो ब्रिक वर्क है, दोनों ही केसेस में ब्रिक वर्क, लेकिन आएगा एक ही हेडिंग के अंतर्गत, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन, और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें। तो कैलकुलेशन आएगा, लेकिन वो ब्रिक वर्क के अंतर्गत ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, लेकिन 2 तरीके से हो जाएगा, एक सब स्ट्रक्चर में और एक सुपर स्ट्रक्चर में। अलग अलग मेजरमेंट होगा और क्वांटिटीज़ भी अलग अलग ही आएंगी, रेट भी इनके अलग अलग ही होंगे। अब ये 2 बातें समझ में आ गए होंगे, इसके 2 स्टेजेस क्लियर हो गए। पहली चीज़, डिटेल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की सहायता से हमें उसका मापन करना, आइटम ऑफ वर्क को मापना, मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट को ड्राइंग से समझना, और उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है उनकी कैलकुलेशन करना, क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना। अब इसमें आता है तीसरी चीज़, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब एक तरीके से ये कहिए कि समराइज्ड करना, एक समरी बनाना। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट हम ये कह सकते हैं समरी, समरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट की जो समरी है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट है। अब आप देखिए, पहले में आपने मापन किया, दूसरे में क्वांटिटी कैलकुलेट की, और तीसरे में एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात हो रही है। इसके बीच में एक चीज़ रह जाती है जिसको हम कहते हैं रेट। रेट कैलकुलेशन ऑफ different items।
रेट कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। आप ये कह सकते हैं कि जो बी का फर्स्ट पार्ट, रेट कैलकुलेशन में जितने भी मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, मटेरियल, लेबर, एक यूनिट आइटम पर, इकाई आइटम के इकाई पर, ये जो भी उसमें मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आ रही है, यूनिट आइटम कॉस्ट, तो उसको हम रेट एनालिसिस करके निकालते हैं और रेट कैलकुलेशन, डिफरेंट आइटम्स के रेट कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट्स में आ गया, मापन किया, क्वांटिटी निकाली। अब जब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पे जा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पे जाने से पहले हमें उसका रेट पता होना चाहिए। रेट के लिए जो मटेरियल है, लेबर है, यूनिट आइटम का रेट, इकाई उसकी जो यूनिट है, मान लीजिए जैसे प्लास्टर वर्क है, प्लास्टर वर्क की यूनिट स्क्वायर मीटर है, आरसीसी वर्क है उसकी यूनिट मेजर क्यूबिक मीटर है। जैसे आपका सरिया है, सरिया की क्विंटल में है, या ये कहिए कि डोर विंडोज़ हैं, डोर विंडोज़ में ये वो स्क्वायर मीटर में आता है, फ्रेमवर्क जो है वो क्यूबिक मीटर में है। तो ये इन सब के रेटों को कैलकुलेट करना, यदि कोई संख्या है जैसे नंबर्स में आ रहे हैं, जैसे आप कोई बार बाउंड्री वॉल के ऊपर बार लगा रहे हैं तो उस बार को हम ये कह सकते हैं वो नंबर्स में आ रहे हैं, तो उनको नंबर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब के रेट को एनालिसिस करना ही रेट कैलकुलेशन डिफरेंट आइटम्स के अंतर्गत। इसमें फिर एब्स्ट्रैक्ट को और क्वांटिटी में, क्वांटिटी और जो रेट, अब ये कहिए हम यहाँ पर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, तो वो हो गया क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। उसमें जो भी क्वांटिटी आई है डिफरेंट आइटम्स की, उनके डिफरेंट आइटम्स के रेट और उन सभी का सिग्मा कर दिया गया, अर्थात उनको ऐड कर दिया गया, और ऐड करने के बाद में पूरी बिल्डिंग का जो कीमत आई वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत आती है। तो ये आज के टॉपिक हैं। इन टॉपिक में मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। एक तो आता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जिसमें रिवाइज एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का डिफरेंस, इंक्रीज ऑफ रेट होने पे रिवीजन है, नया वर्क है तो सप्लीमेंट्री है, डिटेल मैंने समझाया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क है, किसी भी कार्य का रिपेयर मेंटेनेंस जैसा इसके नाम से स्पष्ट है वो एस्टीमेट है। प्रोविज़न है, प्रोविज़न में ये 8 प्रोविज़न ओवरहेड्स के प्रोविज़न हैं जिनको हम परसेंटेज में अपने एस्टीमेट में ऐड करते हैं। इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट। इसमें पहला स्टेज आता है मापन करना, मेजरमेंट करना, डिटेल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की सहायता से। दूसरा है इसमें आपका क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी कैलकुलेट करना। तीसरी चीज़ आ जाती है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में टोटल बिल्डिंग या टोटल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का जो कॉस्टिंग है वो कितनी आ रही है, उससे पहले एक काम करते हैं रेट एनालिसिस और करते हैं, रेट कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट आइटम्स की, और वो रेट को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से उसका सिग्मा अर्थात जितने भी आइटम हैं उन सबकी क्वांटिटी और उन सभी के रेट को अलग अलग ऐड करके और उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी और पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट को मल्टीप्लाई करके हर एक क्वांटिटी की कॉस्ट निकाल लेते हैं और उन हर एक क्वांटिटी की कॉस्ट को ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्मा। तो जोड़ करके जब हम सभी क्वांटिटीज़ और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो जोड़ते हैं, तो वो आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट उस बिल्डिंग का टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है उस सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का। तो सिविल इंजीनियरिंग में यदि हम एस्टीमेट की अब जो इसका जो
सिलेबस का पार्ट है, ये आज पूरा होता है। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, जो सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, ये आज पूरा होता है। और इसमें जितने भी एस्टीमेट जिस तरीके से आकलन करते हैं, माना जाता है, किया जाता है, समझाए गए हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं, उन सभी किस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा मेज़रमेंट, जिसमें पहला स्टेज है मेज़रमेंट करना। और मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है, इसमें 2 तरह से है, जो भी है आगे डिटेल्स में इसमें मैं आपको बताऊंगा। आज जो टॉपिक है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए और बुक्स में इसके हिसाब से समझ लीजिए, और जो मैंने समझाया है उसको बुक्स में पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। और इसके नोट्स बना लीजिए, जब कॉलेज आप लोग आएंगे तो नोट्स को आप लोग मेरे को चेक कराएंगे। थैंक यू।